नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एशियन पेंट्स के ताज़ा रिपोर्ट कार्ड की। नंबर्स तो बहुत शानदार दिख रहे हैं, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? आइए जरा इन आंकड़ों की गहराई में उतर कर देखते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सबका ध्यान खींच रहा है वो है 43%। जी हाँ, पिछले साल इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 43% उछल गया है। ये बहुत बड़ा जंप है। तो सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह क्या है? कंपनी ने ऐसा क्या किया कि प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन असली कहानी इन नंबर्स में है। पिछले साल Q2 में प्रॉफिट था करीब 695 करोड़ रुपए, और इस साल ये बढ़कर हो गया है लगभग 994 करोड़ रुपए। मतलब सीधा सीधा 300 करोड़ का फर्क। ये वाकई में एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। प्रॉफिट तो आसमान छू रहा है, पर कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं, यानी जो कुल कमाई है, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो फिर ये कैसे हुआ? सेल्स कम बढ़ी पर मुनाफा इतना ज्यादा? है ना थोड़ी अजीब बात। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है कंपनी के मेन बिजनेस में, जो कि है इसका पेंट का कारोबार। मतलब जो डेकोरेटिव पेंट्स हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वही असली हीरो है इस कहानी का। यही वो इंजन है जो कंपनी को आगे खींच रहा है। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मान लीजिए 11% ज्यादा पेंट के डिब्बे बेचे। इसे कहते हैं वॉल्यूम ग्रोथ। लेकिन इन सारे डिब्बों को बेचकर जो टोटल पैसा आया वो सिर्फ 6% ही ज्यादा था। इसे कहते हैं वैल्यू ग्रोथ। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ? तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी ने अपनी लागत यानी पेंट बनाने का खर्चा कम कर लिया, तो हर डिब्बे पर अब वो ज्यादा पैसे कमा रही है। और बस यही है इस बड़े प्रॉफिट के पीछे का असली राज। अच्छा, तो सवाल ये है कि अचानक इतनी पेंट की बिक्री बढ़ी कैसे? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो लोगों का मूड अच्छा था, मार्केट में भरोसा लौट रहा था। फिर फेस्टिव सीजन की डिमांड भी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये ग्रोथ सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव में भी देखने को मिली। और तो और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने भी जमकर पेंट खरीदा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, पर अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो हिस्सा जहां कंपनी को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमें पूरी और सच्ची तस्वीर मिलेगी। तो ये है कंपनी का होम डेको वाला बिजनेस, और यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। बाथ फिटिंग्स में करीब 5% की गिरावट, किचन बिजनेस में 7% से ज्यादा, और वाइट टीक में तो 15% की गिरावट। ये साफ तौर पर एक रेड फ्लैग है, एक चिंता की बात है जिस पर नजर रखना जरूरी है। तो आखिर होम डेकोर बिजनेस में हो क्या रहा है? पेंट का बिजनेस तो दौड़ रहा है, पर ये क्यों पिछड़ रहा है? देखिए, कंपनी ने खुद इस बात को माना है। उन्होंने कहा है कि ये सेगमेंट हेडविंड्स का सामना कर रहा है। मतलब हालात उनके पक्ष में नहीं हैं और मुश्किलें आ रही हैं। अच्छी बात यह है कि कम से कम वो इस प्रॉब्लम को मान तो रहे हैं। चलिए होम डेकोर की चुनौतियों को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट इतना तगड़ा है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश करने का फैसला किया है। देखते हैं कैसे। कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। अब ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी साल के बीच में ही अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और ऐसा कंपनियां तभी करती हैं जब उन्हें अपने प्रॉफिट्स पर पूरा भरोसा होता है। और ये डिविडेंड है कितना? हर एक शेयर पर 4.5 रुपए। ये एक तरह से कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस का सीधा इनाम है जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये तो हुई अभी तक की बात। अब आगे क्या? इन नतीजों के बाद मैनेजमेंट का क्या प्लान है? वो भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? चलिए अब ये जानते हैं। हाल ही में कंपनी की टॉप मैनेजमेंट टीम ने इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉल की थी, जिसमें इन सभी नतीजों और फ्यूचर प्लान्स पर बात हुई। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से है। तो कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंघल ने कहा है कि बिजनेस का माहौल चैलेंजिंग बना हुआ है और बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन हम अपने ब्रांड को और मजबूत करने और इनोवेशन लाने के लिए कमिटेड हैं, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। मतलब साफ है, वो मान रहे हैं कि रास्ता आसान नहीं है, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहेंगे। तो अगर उनकी बातों को हम सिंपल पॉइंट्स में समझें, तो आगे का प्लान कुछ ऐसा है।
पहला, अपने ब्रांड को और ज्यादा पॉपुलर और भरोसेमंद बनाना। दूसरा, इनोवेशन पर फोकस करना, यानी नए नए प्रोडक्ट्स लाना। तीसरा, इसी तरह लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहना। और आखिर में सभी स्टेक होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सब के लिए वैल्यू क्रिएट करना। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एशियन पेंट्स की तस्वीर में एक हिस्सा तो बहुत चमकीला है, जो है इसका पेंट का बिजनेस, लेकिन एक दूसरे हिस्से में यानी होम डेकोर में कुछ दरारें साफ दिख रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी इन दरारों को भरकर अपनी पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।